ये वीडियो वैसे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक को रेफरेंस लेके बनाया गया है, लेकिन इसमें जो नॉलेज दी जा रही है वो बाकी सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या बाकी नॉर्मल लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलरजिला। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज में हम आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। हर एक चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि हमारा मिशन है कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। इस कॉज में आप हमारी मदद कर सकते हैं हमारा कंटेंट अपने दोस्तों से, दूसरे स्टूडेंट से शेयर करके। आज के लेक्चर में हम कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका पहला चैप्टर कवर करेंगे। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है आपके लिए एक नया टॉपिक है, जो इसको आपको जिसमें आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए हमारी बोलना कोशिश है कि आपका बेस स्ट्रांग करके फिर आप लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करें सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स। हाँ, ये टॉपिक जो है कॉस्ट अकाउंटिंग, वो जरूरी नहीं है कि TY BCom को ही रहे, BMS को, BAF को, BBI को या और किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अगर ये टॉपिक है तो वो ये पूरी लेक्चर सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी कंटेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब पहले सवाल उठते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग को पढ़ना क्यों है, या उससे जुड़े हुए बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग को समझना है। तो पहले समझ लेते हैं हम लोग कॉस्ट क्या होता है। इसमें बहुत सारी कंसेप्ट समझना है हम लोग को। जैसे आप कंसेप्ट बिल्ड करते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीजें क्या होती है थोड़ी इजी होती जाएगी। हाँ, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं आप लोग के लिए, वो आप लोग नोट्स को ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप चैनल से या मेरे ऐप से। तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, और वहां से ये नोट्स फ्री सेक्शन में जाके आप लोग को बहुत सारे नोट्स आते रहेंगे और कंटिन्यूसली अपडेट आती रहेगी नई नई चीजों की। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कॉस्ट। तो कॉस्ट का सिंपल मीनिंग होता है खर्चा। अब एग्जाम्पल में आप लोग को एक सेट करता हूं जिससे आप लोग को थोड़ा बोलते ना प्रैक्टिकली समझने की मदद मिलेगी। जैसे समझ लीजिए आप लोग भी समझ लीजिए मेरे साथ कि हम लोग एक फैक्ट्री चलाने वाले हैं। फैक्ट्री है जो हम प्रोडक्ट बनाती है, कपड़े बनाती है। अब हमारे जो कपड़े हैं वो शर्ट्स बनाते हैं, टी-शर्ट्स बनाते हैं, ट्राउजर में मतलब जीन्स और नॉर्मल ट्राउजर बनाते हैं। मतलब ये चार हमारे बोलते ना मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं। तो कपड़े बनाने की हमारी फैक्ट्री है। हम लोग इस बिजनेस को, कंसेप्ट को दिमाग में रख के हम लोग ये पूरा चैप्टर आप लोग को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और आगे भी हम लोग कपड़े की फैक्ट्री का एग्जांपल लेके ही चीजें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कॉस्ट। तो कॉस्ट मतलब जैसे मैंने आप लोग को बता दिया कि हमारी फैक्ट्री का की है, कपड़े की है। तो थोड़ा खुश हो जाओ आप लोग भी कि भाई हम लोग एक फैक्ट्री है, कपड़े की फैक्ट्री के ओनर से। ठीक है, जब सोचोगे तभी वो चीजें करोगे। तो अब बात करते हैं कि कॉस्ट क्या होता है कपड़े की फैक्ट्री के एग्जाम्पल में। तो जैसे एग्जांपल मैंने बोला आप लोग को हम लोग शर्ट्स बनाते हैं। तो शर्ट्स के लिए जो आप लोग रॉ मटेरियल लाओगे, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, मतलब कपड़ा लेके आओगे, फिर उसको कटिंग मीटिंग करके शर्ट्स स्टिच करे जाएगा, बराबर है। तो जो कपड़ा लाने का आपने खर्चा किया उसी को क्या बोलेंगे आप लोग, कॉस्ट। तो उसका सिंपल वर्ड उसमें लिखा हुआ है। अभी इसको बहुत सारा डेफिनेशनल वर्ड है, आप लोग मतलब ना इसके बहुत डिटेल में है, वो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि डिटेल बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा है देखो, कॉस्ट रिसोर्स सेक्रीफाइस इन रुपीज। जो पैसा आपने सेक्रीफाई करा रुपीज में आप लोग को, उसी को आप लोग कॉस्ट बोलेंगे। अब कुछ एग्जांपल लिया उसने, प्राइस पेड फॉर एक्वायरिंग टू एक्वायर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब जिसमें आप लोग को यहाँ पे रॉ मटेरियल हमारा क्या है, कपड़ा। तो उसके लिए जो पैसा पे करा आपने वो आपका क्या है, कॉस्ट है। फ्रेट चार्जेस मतलब वो कपड़ा लाने के लिए जो आपने पैसा पे करा रहेगा उसको भी हम लोग कॉस्ट बोलेंगे, बराबर, एकदम सिंपल सा वर्ड। नेक्स्ट क्या है, कॉस्टिंग। तो कॉस्ट खर्चा होता है, कॉस्टिंग खर्चा निकालने की टेक्निक होता है। कॉस्ट क्या आप लोग का खर्चा, कॉस्टिंग क्या खर्चा निकालने की टेक्निक। अब इसमें 3 मेन स्टेप होते हैं। पहला है कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग अ पीरियड, मतलब आप लोग पहले पता करेंगे कि भाई एक वक्त में कितना खर्चा हुआ। जैसे एग्जांपल आप लोग बोलेंगे कि भाई 1 महीना, तो 1 महीना या 1 साल या 3 महीने कितना खर्चा हुआ आप लोग का। ठीक है, तो कॉस्टिंग, क्योंकि अभी आप लोग जब पूरा बिल वगैरह बनाते हैं, अकाउंटिंग वगैरह करते हैं, तो पूरा एक साथ अमाउंट रहता है कि भाई साल भर महीने भर में इतना खर्चा हो गया कपड़े के ऊपर, बराबर है। तो हम लोग उसका कॉस्ट इनकर्ड मतलब कितना खर्चा हुआ एक वक्त में हम लोग उसको निकालेंगे। अब वो तुम्हारे पीरियड जो होता है वो तुम पर डे का भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, ईयरली भी कर सकते हो, या आपके अपने हिसाब से भी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको चेंजेस कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, मतलब उन कॉस्ट को एनालाइज करके समझ के उसको क्लासीफाई करेंगे। जैसे आपने रेंट पे करा, तो रेंट पे करा तो आप लोग ये जो खर्चा है, 3 मेन कैटेगरी है। मटेरियल होता है, बराबर है, फैक्ट्री के अंदर मटेरियल, फिर आता है लेबर, फिर आता है एक्सपेंसेस जिसको हम लोग ओवरहेड्स भी बोलते हैं।
तो जो मैंने रेंट पे करा, ना तो वो मटेरियल है ना तो वो लेबर की कैटेगरी में आता है, बराबर है, तो कहाँ जाएगा, एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा। तो इसी तरह से उसको क्लासीफाई करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन के भी सिर्फ इतने नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करना पड़ता है, लेकिन मैंने आप लोग को एग्जाम्पल लेके समझा दिया। फिर बात करते हैं हम लोग एलोकेटिंग में। अब फिर एलोकेट करना पड़ता है कि भाई वो जो रेंट आपने एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आया, वो कैसे किसको किसको बांटेंगे। मतलब आपकी चार चीजों का आपका सेक्शन है, टी शर्ट का, शर्ट्स का, ट्राउजर का और जीन्स का। तो वो रेंट किस किस को कितना कितना लगा, मतलब ना किस सेक्शन पे कितना लगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एलोकेशन, बराबर है। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना खर्चा लगा, एक पूरे कॉन्ट्रैक्ट के, मतलब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो वो अलग अलग रहता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ज्यादातर कहाँ पे होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। आगे अब आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एक सब्जेक्ट है आपका, लेकिन उसको पूरा समझेंगे तो उसमें 3 मेन पार्ट है। जैसे आप लोग देखेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या आता है, पहले कॉस्टिंग आता है। अब कॉस्टिंग में तो आप लोग को पता है कि पहले हम लोग को कॉस्ट पता करना, मतलब असरटेन करना, फिर उसको क्लासीफाई करना, फिर उसको एक पर्टिकुलर सेक्शन पे उसको एलोकेट करना, तो वो कॉस्टिंग होता है। फिर उसके बाद आता है कॉस्ट रिपोर्टिंग। अब सिंपल सी बात है, जो आप लोगों ने इतने सारे कॉस्ट बनाए, आप लोगों ने अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर लिए, उसकी रिपोर्ट बनाना पड़ेगी आप लोग को, मतलब उसमें अलग तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट करते थे तो ट्रायल बैलेंस दिया रहता था, फिर उसको हम लोग उसके बेस पे आपका क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बराबर वगैरह बनाते थे, तो उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग। तो अलग अलग तरीके से अलग जगह पे रिपोर्ट आपको बनाना पड़ती है। फिर आता है कॉस्ट को कंट्रोल करना। फिर आप लोग को पता चलेगा कि भाई टी शर्ट पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, या टी शर्ट पे रेंट का खर्चा, रेंट नहीं सॉरी मटेरियल ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ होती है। तो उसको आप लोग को कंट्रोल करने के में भी क्या आता है, वो कॉस्टिंग का ही, कॉस्ट अकाउंटिंग का ही पार्ट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में 3 चीज़ें हैं, पहले कॉस्टिंग करना, फिर उसकी रिपोर्ट बनाना, फिर कॉस्ट को कंट्रोल करना है कि भाई ये खर्चा ज़्यादा हो रहा है या क्वालिटी कम हो जा रही है, तो उसको कंट्रोल, सब किसके अंदर आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है। इसलिए हम लोग को हर एक चीज़ के ऊपर डिटेल में आगे चैप्टर्स पढ़ना है। जैसे जैसे आप लोग पढ़ते आएंगे वैसे आप लोग का इंटरेस्ट बढ़ते आएगा, अगर आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करके उसको समझेंगे तो ये हो गया कॉस्टिंग। फिर आता है वही कॉस्ट रिपोर्टिंग जो मैंने आप लोग को अभी बताया। फिर आता है कॉस्ट कंट्रोल। अब आते हैं हम लोग कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, स्कोप पढ़ सकते हैं हम लोग कि भाई क्या क्या उसको क्यों हम लोग कॉस्टिंग करते हैं। तो पहले लिखा देखो, असरटेन कॉस्ट। अब सिंपल सी बात है, हम लोग को कॉस्ट पता करना है तो हम लोग को कॉस्टिंग करना पड़ेगी। अब कॉस्ट जो मूल सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बताते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ओवरऑल कंपनी का होता है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना खर्चा लगा, मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, बराबर है, और अदर एक्सपेंसेस कितने लगे, वो आप लोग को इससे ही पता चलता है। किससे, कॉस्ट अकाउंटिंग से ही पता चलता है। नेक्स्ट लिखा है एनालाइज कॉस्ट। अब कॉस्ट को आप एनालाइज करते हो, समझते हो कि भाई वो मटेरियल का था, कि वो लेबर का था, कि वो अदर एक्सपेंसेस का था, तो आप लोग उसको एनालाइज करते हो। फिर एलोकेट करते हो कि भाई मटेरियल है, लेकिन मटेरियल किसका है, वो शर्ट का है कि पैंट का है कि आपका टी शर्ट का है कि जीन्स का है, तो आपको एलोकेट भी करना पड़ता है, बराबर है। फिर उसके बाद आता है अपॉर्शनमेंट। फिर कॉस्ट क्या करते हो आप लोग, अपॉर्शन करते हो। अब लोग बोलेंगे सर ये अपॉर्शनमेंट क्या होता है या एलोकेट क्या होता है। एलोकेट क्या होता है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज का, जैसे एग्जांपल कोई मटेरियल हम लोगों ने खरीदे, जैसे जीन्स के कपड़ा खरीद के लाए, तो हम लोग को पर्टिकुलर क्लियरली मालूम है कि वो जीन्स बनाने, मतलब जीन्स की पैंट बनाने के लिए यूज हुआ रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो ओवरऑल होते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने बताया आपको रेंट, तो रेंट पर्टिकुलरली जीन्स बनाने के लिए नहीं होगा, शर्ट का भी रहेगा, टी शर्ट का भी रहेगा और तुम्हारे ट्राउजर का भी रहेगा। तो फिर रेंट को सबको क्या करना पड़ता है, अपॉर्शन करना पड़ता है, बांटना पड़ता है हर एक कैटेगरी के अंदर या हर एक कॉस्ट सेंटर के अंदर। मतलब हर एक कॉस्ट सेंटर, मतलब यहाँ पे हमारा जीन्स, टी शर्ट, शर्ट और ट्राउजर, ये अलग अलग कॉस्ट सेंटर है। तो इनको हम लोग को रेंट को ओवरऑल पूरा पे करेंगे, अपने पूरे फैक्ट्री का रेंट पे करेंगे, किस सेक्शन पे कितना गया, किस कॉस्ट सेंटर पे कितना गया, वो आप लोग को पता करने को ही, या उसका तरीका यूज करने को, उसको बोलते हैं अपॉर्शन करना। ठीक है, तो लिखा देखो, लिखा भी देखो, अपॉर्शन और डिस्ट्रीब्यूट कॉमन एक्सपेंसेस। फिर क्या लिखा है, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। अब कॉस्ट एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि भाई हर डिपार्टमेंट कितना, एक मतलब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे या पर्टिकुलर सेक्शन पे या पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर पे आपको कितना खर्चा लगा, तो उसको वो बोलेंगे, उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है ना। फिर आता है कॉस्ट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब कॉस्ट रिपोर्टिंग में क्या क्या चीज आती है देखो, पहले आता है व्हाट टू रिपोर्ट, क्या क्या रिपोर्ट करना है, क्या क्या रिपोर्ट नहीं करना है, तो वो आप लोग इसमें लेंगे। तो आप लोग को मालूम है कि कौन कौन सी जो पर्टिकुलर चीज से कॉस्टिंग के अंदर जो चीज रिलेवेंट रहती है, वो ही आप लोग को डिसीजन मेकिंग में जो असर करेगी, वही आपको रिपोर्ट करना है। होम टू रिपोर्ट, अब सिंपल सी बात है, जो हम लोग समरी बनाएंगे वो टॉप मैनेजमेंट यूज करेगा, और जो हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन डालेंगे हर एक चीज की, तो आप लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए बहुत यूजफुल होता है। कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो एग्जाम्पल कॉस्ट आपका टी शर्ट का सेक्शन है, तो उसका जो मेन सुपरवाइजर रहेगा या जो मेन मैनेजर रहेगा, उसके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसको समझेगा भाई कौन
किस चीज़ पे खर्चा बढ़ रहा है, किस चीज़ पे खर्चा कम हो रहा है, तो उस हिसाब से डिसीजन लेगा। तो उसको डिटेल रिपोर्ट चाहिए। व्हेन टू रिपोर्ट, अब रिपोर्ट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आप लोग की डिपेंड करती है आप लोग के रिक्वायरमेंट के ऊपर। डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है। हाउ टू रिपोर्ट, अब रिपोर्ट करने के तरीका क्या है, रिपोर्ट बनने के अलग अलग क्या होते हैं फॉर्मेट्स है। कॉस्ट शीट बनती है, डिपेंड्स ऑन अलग अलग बिजनेस के ऊपर या अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है वो। कॉस्ट शीट बनती है, फिर आप लोग का अलग अलग स्टेटमेंट बनते हैं, जैसे आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनते हैं, प्रोसेस अकाउंट बनते हैं, वगैरह वगैरह। अब आता है स्टेजेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। अब कॉस्ट कंट्रोल, अब सिंपल सी बात, आपकी रिपोर्टिंग तो हो गई, अब कॉस्ट को आप लोग को क्या करना है, कंट्रोल करना है। जैसे एग्जांपल मैंने लिया कि भाई शर्ट्स जो बनेंगे या टी शर्ट जो बनेंगे उसके कॉस्ट को हम लोग को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने का तरीका क्या होगा, मेनली उसमें दो चीज़ें होती है। हम लोग क्या करते हैं, वर्कर को काम देते हैं, तो वर्कर को हम लोग बताते हैं कि भाई एक दिन में इतना पर्टिकुलर, एग्जाम्पल शर्ट के सेक्शन की बात करता हूँ, एक दिन में 5 शर्ट तुम्हारे को बनाना है वर्कर को। तो मैंने क्या दे दिया, उसको टारगेट सेट कर दिया कि भाई एक दिन में 5 शर्ट बनना चाहिए। फिर मतलब उसको क्वांटिटी बता दिया कि एक वर्कर कितना काम करेगा, बराबर है। फिर ये भी बता, कभी कभी होते हैं कि भाई उसको बताते हैं कि भाई इतना मटेरियल यूज करेगा तू एक शर्ट के अंदर। जैसे एग्जांपल कटिंग अगर बराबर करता है, अभी तो मशीन्स वगैरह आ गई, लेकिन पहले था कि कटिंग अगर बराबर करेगा तो कपड़ा वेस्ट क्या होगा, कम होगा। तो वो हम लोग बराबर उसको बताते थे। फिर ये बता सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर शर्ट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, समझो ना, पर डे इतना 5 शर्ट, या समझो एग्जाम्पल 8 शर्ट, तो क्या होगा, 8 घंटे की शिफ्ट रहती है, 8 शर्ट मतलब 1 घंटे में एक शर्ट बनना चाहिए उससे, बराबर। तो उस हिसाब से हम लोग उसको टारगेट सेट करते हैं, ठीक है। अब वो क्वांटिटी में भी हो सकता है, टाइम के बेस पे भी हो सकता है, पैसे के बेस पे भी हो सकता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस देखेंगे कि भाई उसने कितना बनाया। एग्जाम्पल हम लोगों ने उसको 8 शर्ट बनाने का टारगेट दिए थे पर डे का, उसने बना दिया 9, तो मतलब ज़्यादा बना दिया। अगर उसने बना दिया 6 या 7, तो क्या बना दिया, उसने कम बना दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे कि दोनों कंपेयर कर रहे हैं, बोले थे 8 बनाया 7, एक कम कर दिया उसने। फिर हम लोग एनालाइज करेंगे कि भाई वेरिएशन आया क्यों। अब वेरिएशन में चेंजेस क्यों आया। 9 बनाया तो मतलब ज़्यादा बनाया, 8 का टारगेट है ना, और 7 बनाया तो मतलब क्या बनाया, कम बनाया। तो चेंजेस को हम लोग एनालाइज करेंगे कि चेंजेस हमारा जो है, उसमें चेंजेस जो आया, वेरिएशन जो आया, वो हमारा फेवरेबल है मतलब ज़्यादा आया, कि एडवर्स है मतलब कि माइनस आया, कम आया, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे, फिर उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे। अब कभी कभार क्या होता है कि कम बनाया उसने, तो क्यों बनाया, क्या रीज़न है, बराबर है, या उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको बोलते ना कुछ प्रॉब्लम थी, या जो बहुत सारे XYZ रीजन हो सकते हैं, मशीन नहीं चल रही थी, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उसको हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा उसके ऊपर। ज़्यादा बनाया तो भी चेक करना पड़ता है कि भाई क्वालिटी तो नहीं खराब कर दिया या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर दिया। ज़्यादा बना दिया तो फिर अच्छी बात है, उसको इंसेंटिव दो वगैरह वगैरह सब चेक किया जाता है। तो वो सब हम लोग उसको एक्शन लेते हैं। ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट क्या लिखा है, अदर मैनेजरल ऑब्जेक्टिव। अब बहुत सारे अलग ऑब्जेक्टिव भी होते हैं जो हम लोग इसके जरिए पूरा कर सकते हैं, किसके जरिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के जरिए। तो पहले लिखा देखो, अब सिंपल सी बात है, अगर हम लोग को किसी चीज़ का पर्टिकुलर चीज़ का, हम लोग एक जीन्स का प्राइस फिक्स करना है, या टी शर्ट का ही ले लेते, चलो शर्ट का मुझे प्राइस फिक्स करना है कि मैं कितने में बेचूंगा, तो सिंपल सी बात है, मुझे उसकी पूरी कॉस्टिंग मालूम होना चाहिए। सिर्फ उस पर कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितनी मजदूरी पे करे, ये 2 चीज़ अगर हम लोग करके कर देंगे तो हम लोग के और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं जिसको हम लोग ओवरहेड्स बोलते हैं। ये तो डायरेक्ट है दोनों के, मटेरियल लेबर, लेकिन बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम लोग ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल रेंट पे करे रहेंगे आपने, उसमें ऐड नहीं करे रहेंगे। बहुत सारी मशीन्स रहेगी आपकी, वो डेप्रीशिएट होती, कम होती है उसकी वैल्यू, उसका खर्च आप लोग ने ऐड नहीं करे रहेंगे उसके अंदर, बराबर ना। और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें लगती होगी, मतलब अगर आप पेस्ट कंट्रोल कराते होंगे या ह्यूमिडिटी मेंटेन करते होंगे या बहुत सारी चीज़ें, AC होगी या जो भी होगा, उस सब का खर्चा भी आप लोग को उसमें, लाइट बिल हो गया, वो सब उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो वो ज़रूरी है प्राइस फिक्स करते टाइम पे, ठीक है। या फिर हम लोग किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, हम कोई बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग भी कॉस्टिंग का ही पार्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर देना है या कोटेशन देना है, तो सिंपल सी बात है, उसका मुझे हर एक कॉस्ट पता होना चाहिए। अगर हम लोग को कॉस्ट एनालाइज करने नहीं आया, कॉस्ट का बोला ना असाइनमेंट में करने नहीं आया कि कितना खर्चा लगेगा, तो अगर हम लोग टेंडर ज़्यादा कम का दे दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो वो भी ध्यान देना पड़ता है, या कोटेशन बोलते हैं हम लोग। अब सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट को बहुत काम आता है, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, रॉ मटेरियल को मैनेज करने के लिए काम आता है। मैनेजमेंट को एडवाइस करने में काम आता है कि भाई हम लोग को एक्सपांशन कैसा करना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन सी चीज़ को कंटिन्यू करना है, कौन सी बिजनेस को या कौन से प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है, या उसमें नया चेंजेस लाना है, नई टेक्निक लाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब लेबर लोग को इंसेंटिव देना पड़ता है, क्योंकि अगर उन लोग को इंसेंटिव नहीं दोगे तो सबको सेम काम कराओ, लोग ज़्यादा काम नहीं करेंगे, मतलब काम तो सेम करा रहे हो, लेकिन अगर उसको ज़्यादा करके दे रहा है और अच्छे से करके दे रहा है तो उसको एक्स्ट्रा नहीं दोगे तो अच्छे से, मतलब ना ज़्यादा काम करके नहीं देगा आपको आगे।
तो उसको इंसेंटिव देते हो लोग कि भाई, और लोग बाकी लोग भी मोटिवेट हो कि जो कम कर रहे हैं कि भाई हम लोग ज़्यादा अच्छे से काम करें। फिर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होता है भी, ये बहुत सारे मतलब जो कानूनी रिक्वायरमेंट है वो लीगल लॉ के हिसाब से वो आपको पूरे करने पड़ते हैं। अब दो डिफरेंस दिया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो ऐसा कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं है। आप लोग को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, मैं आप लोग को एक खाली जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम लोग जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रहता है उसमें क्या रहता है, पूरी कंपनी का एक साथ डेटा रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी हम लोग को डेटा चाहिए, कितना खर्चा हो गया, समझे हम लोग पूरे जीन्स के ऊपर कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितना अदर एक्सपेंस लगा, वो भी हम लोग पता कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, एक पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर, वो सब हम लोग को पता कर सकते हैं किसके अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। फिर लिखा है सिंपल सी बात है, जो यूजर होते हैं इसके इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब कंपनी के अंदर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो कंपनी के इंटरनल लोग भी यूज करते हैं, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के स्टाफ, ठीक है ना, वो लोग भी यूज करते हैं। और एक्सटर्नल मतलब गवर्नमेंट, इन्वेस्टर वगैरह भी यूज करते हैं। अब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ इंटरनल यूजर्स के लिए होता है, एक्सटर्नल लोगों के लिए नहीं होता है। अब इसमें डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है बुक कीपिंग के अंदर, मतलब सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, और सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है और नॉर्मल भी यूज होता है, जरूरी नहीं कि डबल एंट्री सिस्टम ही यूज किया जाए, कहीं कहीं यूज होता है, ज्यादातर में तो सिंगल एंट्री यूज होता है। अब इसका जो कॉस्ट होता है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो कॉस्ट होते हैं रिलेटेड टू कॉस्ट सेंटर और नॉट, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर के हिसाब से मतलब नहीं रहता है। यहाँ पे तो पूरे बोलते हैं ना कंपनी का, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक साथ हम लोग को कॉस्ट पता चलता है। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर मतलब आपको बताया था कि हमारे चार मेन सेक्शन है, मतलब जीन्स है, टी शर्ट है, शर्ट है और हमारा ट्राउजर है, तो उसके हर एक का हम लोग पर्टिकुलर कॉस्ट निकाल सकते हैं। फिर इसका जो वक्त होता है मोस्टली 12 महीने या 1 साल के लिए हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी नहीं है, आप डेली कर लो, वीकली कर लो, क्वार्टरली कर लो, क्या बोलते हैं ईयरली कर लो, मंथली कर लो, आपके ऊपर है वो। रिपोर्ट जो होती है यहाँ पे आकर प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट रहता है। यहाँ पे आप लोग का बहुत सारा हो सकता है, कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट शीट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट, डिपेंड ऑन इंडस्ट्री और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब यहाँ पे जो मेजरमेंट रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर मेजरमेंट किसमें रहते हैं, रुपीस में रहता है, बराबर है। और यहाँ पे जो होता है एज वेल एज यहाँ पे रुपीस में तो होता ही है, लेकिन कभी कभार क्वांटिटीज में भी यहाँ पे मेजरमेंट होता है। डेटा जो टाइप होता है यहाँ पे जो कॉस्ट जो मतलब जो ना डेटा हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे पुराना डेटा यूज करते हैं, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट ही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज होता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में आप लोग का करंट डेटा भी होता है और फ्यूचर का भी हम लोग एनालाइज करते हैं या एक्सपेक्टेशन या एस्टिमेशन करते हैं। अब डिसीजन लेने में इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है कौन सा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि उसमें हम लोग को पूरे ओवरऑल कंसर्न के बारे में मालूम है, किसने गलती करा, किस डिपार्टमेंट की खर्चा बढ़ गया, किस डिपार्टमेंट का खर्चा कम हो गया, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा नहीं कर रहा है, उसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ती है कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन आते हैं। अब जब क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं कि भाई एक ही चीज 4 जगह क्यों आ रही है, तो आ सकती है। जैसे एग्जांपल मैं बोलूंगा, एक TY BCom का स्टूडेंट, समझे ना, उसका नाम समझो हर्ष है, तो वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ TY BCom का स्टूडेंट के TY BCom की कैटेगरी में आएगा क्या, जरूरी नहीं है। अगर मैं उसी क्लास में मेल फीमेल के हिसाब से कैटेगराइज कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है वो TY BCom में भी आएगा, मतलब पूरे BCom सेक्शन की बात कर रहा हूँ तो वो TY BCom में भी आएगा और मेल में भी आएगा, बराबर है। अगर मैं कॉमर्स और साइंस की कैटेगरी में ले रहा हूँ, कॉमर्स साइंस आर्ट्स के हिसाब से बांट रहा हूँ, तो वो कॉमर्स में भी आएगा। तो एक ही इंसान मल्टीपल चीज़ों पे या एक ही चीज़ मल्टीपल क्लासिफिकेशन में आ सकता है, डिपेंड करता है कि आप लोग किस हिसाब से क्लासीफाई कर रहे हैं। अभी मैंने आपको स्ट्रीम वाइज क्लासीफाई किया तो भी आया वो, सेक्शन वाइज मतलब ईयर वाइज FY SY TY वाइज तो भी आया वो, फिर आप लोग को क्या बोलते हैं मैंने जेंडर वाइज किया तो भी आ गया वो सेम इंसान, तो ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे भी होता है कि क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे होता है। अब मैं आप लोग को इसी से ही पूरा डिटेल बता दूंगा, आगे मैंने उसको डिटेल में पूरा अच्छे से समझाया है, वो आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से मैं आप लोग को जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले देखेंगे हम लोग बिहेवियर वाइज देखेंगे, तो कॉस्ट या तो फिक्स्ड होता है, वेरिएबल होता है, या तो सेमी वेरिएबल होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि हमारी फैक्ट्री का की है, कपड़े की फैक्ट्री है, तो वहां पे जो रेंट होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। चाहे आप ज्यादा प्रोडक्शन करो चाहे कम प्रोडक्शन करो, आपको रेंट तो पे करना पड़ेगा, इसलिए उसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो वेरी होता है वो क्या रहेगा, हमारा कपड़ा, धागा, उनके बटन्स, ये सब क्या रहेंगे वेरिएबल। जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा लगेगा, खर्चा लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा। जितना कम करेंगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ये सब चीज़ों का।
और कुछ सेमी वेरिएबल होते हैं, मतलब उसमें कुछ पार्ट फिक्स होता है, कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि लाइट बिल, तो लाइट बिल क्या होता है हमारा, मोस्टली सेमी वेरिएबल रहता है, क्योंकि उन लोग क्या बोले ना, तुम अगर नहीं भी चलाओ तो एक फिक्स अमाउंट तुम्हारे को बिल आएगा ही, हाँ उसके ऊपर चलाओगे तो पर यूनिट के हिसाब से बढ़ते रहेगा, इसलिए उसको हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, कि फिक्स भी है और वेरिएबल भी है, ठीक है ना, दोनों मतलब कैटेगरी है उसमें। अगर हम लोग एलिमेंट या नेचर वाइज बात करेंगे, अब सिंपल सी बात है, अगर हम लोग एलिमेंट नेचर वाइज बात करेंगे तो नेचर वाइज देखेंगे तो मटेरियल का कॉस्ट, उसका एग्जांपल मैंने बोला, कपड़े के लिए पैसा पे करा तो वो मटेरियल है, मजदूरी पे करा, वेजेस पे करा तो वो किस में आएगा, लेबर में आएगा, और इधरों को छोड़ के अगर कुछ भी है तो कहाँ पे चले जाएगा, वो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा। जैसे मैंने आपको रेंट बोला तो रेंट एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा, बराबर है ना। लाइट बिल एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो मटेरियल लेबल तो नहीं है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे ट्रेसेबिलिटी, मतलब इसको भूल जाने का, ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से, मतलब ये इसका मिक्स नहीं करना, सर तुमने रेंट इधर भी बोले इधर भी बोले, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जरूरी नहीं कि सेम चीज एक ही क्लासिफिकेशन में मल्टी जगह पे आ सकती है, मैंने एग्जांपल लेकर आपको बताया हर्ष का। अब ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से बात करेंगे तो प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, अगर प्रोडक्ट के ऊपर वो डायरेक्टली चीज लग रही है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया टी शर्ट, तो टी शर्ट के ऊपर क्या क्या कपड़ा है, उसका बटन है, धागा है, ये सब कॉस्ट का रहेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, बराबर है। और कुछ कॉस्ट क्या रहते हैं, ओवरहेड्स बोलते हैं, या तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। जैसे मतलब एग्जांपल मैंने आप लोग को पे कर एक लेबर पे कर रहा हूँ, लेबर ही पे कर रहा हूँ, लेकिन वो वॉचमैन है, तो वॉचमैन प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली काम कर रहा है क्या, उसका खर्चा डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर लग रहा है क्या, नहीं, तो उसको हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। वॉचमैन यूजफुल है फैक्ट्री के लिए हमारे, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं है, वो पूरा ओवरऑल के लिए है, बराबर ना। वैसे ही बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हम लोग का इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं, मतलब वो लेबर की कैटेगरी में आएगा, लेकिन वो इनडायरेक्ट लेबर आएगा, डायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में आएगा। डायरेक्ट लेबर मतलब जो उसके ऊपर शर्ट बना रहा होगा, मजदूर कर रहा होगा, मतलब ना जो मजदूरी उसको मतलब जो क्या बोलते हैं वर्कर उसको सेल रहा होगा, उसको हम लोग उसके सैलरी को डायरेक्ट लेबर में काउंट करेंगे। और इनडायरेक्ट लेबर में मतलब जो वॉचमैन है तो वो इनडायरेक्टली काम कर रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली काम कर रहा नहीं है, तो वो ध्यान देने का। फिर आता है हम लोग का टाइम के हिसाब से हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल मतलब जो पुराना कॉस्ट था उसका, जैसे ये मैंने फैन खरीदा या मैंने ये डीएल बोर्ड खरीदा, तो वो उसका जो जिस टाइम पे खरीदा था उसका कॉस्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइम पे जो खरीदा उसका वो प्राइस, तो उसको क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। अब प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या होता है, जो पहले से डिसाइड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री डिटरमाइंड, पहले से डिसाइडेड कॉस्ट। तो उसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है और एस्टिमेटेड कॉस्ट। स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल समझते हैं कि भाई इतना कॉस्ट तो रहेगा ही, जैसे मैं बोला एसी लेने का मुझे 1.5 टन का, तो 35 से 40 हज़ार के बीच में या 30 से 40 हज़ार के बीच में रहेगा, 35 हज़ार बोल सकते हैं, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट है। दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग, एस्टिमेटेड, अंदाजा लगाते हैं कि 35 हज़ार रहेगा, ठीक है ना। स्टैंडर्डली इतने में मिलता है कि इतना उसका प्राइस रहता है, लेकिन एस्टिमेशन जो करते हैं हम लोग अंदाजे से करते हैं कि इतना हो सकता है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, दोनों पहले से डेढ़ होते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, फंक्शन के हिसाब से। अब सिंपल सी बात है, जो मैं फैक्ट्री में खर्चा करूंगा लेबर के ऊपर, उसके मटेरियल के ऊपर, वो सब क्या आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री के कॉस्ट, मोस्टली प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है ना। फिर क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। जैसे एग्जांपल मेरा ऑफिस है, वहाँ पे स्टेशनरी वहाँ पे लग रही होगी, जो नॉर्मल अकाउंटिंग बिलिंग वगैरह बना रहा होगा वो है। फिर जो लोग को मैनेज करता होगा, जो HR होगा, इंटरव्यू लेना वगैरह वाला, वो सब किस में आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आएगा, वो प्रोडक्शन में नहीं आएगा। फिर सेलिंग कॉस्ट। अब सेलिंग करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है, तो ये सब खर्चे किस में आएंगे, सेलिंग कॉस्ट में जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अब आपको ट्रांसपोर्ट होगा, आपके पास वेयर हाउस होगा, तो वो सबके खर्चे कहाँ आएंगे, मोस्टली आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आते हैं। फिर R&D करते होंगे आप लोग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, भाई इसकी टेक्निक अच्छे से यूज़ कर सके या और कुछ नया डिज़ाइन बना सके, तो वो सब कॉस्ट आएगा आप लोग का R&D कॉस्ट में जाते हैं। फिर मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत सारे रहते हैं, देखो यहाँ पे टोटल 10 लिया है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट मतलब जो बोलते ना हम लोग, जैसी अभी क्या होता है कि अभी बार जब आपने 12th में मार्जिनल क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी आपने पढ़े होंगे, बराबर ना। तो उसमें क्या था कि आप लोग को, मतलब मार्जिनल का मतलब होता है कि मार्जिन होता है मोस्टली, लेकिन एग्जांपल लेंगे तो जैसे आप लोग एक पर्टिकुलर चीज़ को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट में कैसा असर करेगा। जैसे मैं आप लोग को बोलूँगा कि भाई हम लोग महीने भर में 1 लाख कपड़े बनाते हैं, शर्ट टी शर्ट सब मिला के बात कर रहा हूँ, तो हम लोग का रेंट कितना है, 1 लाख रुपये है, और हम लोग 1 लाख कपड़े बनाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग देखेंगे तो एक कपड़े पे 1 रुपये का हम लोग का रेंट का लग रहा है, बाकी खर्चे तो लगे, रेंट का कितना लग रहा है, 1 लाख कपड़े बनाते हैं हम लोग महीने भर में, और रेंट भी कितना पे करते हैं, 1 लाख, बराबर है। तो हम लोग का हर एक कपड़े पे रेंट कितना हो गया, आप लोग का 1 रुपया हो गया, बराबर है। जैसे ही हम लोग बोलेंगे हम लोग नहीं महीने का 2 लाख बनाते हैं, प्रोडक्शन कितना करते हैं, महीने के 2 लाख शर्ट्स या टोटल कपड़े, और रेंट कितना रहेगा आप लोग का, 1 रुपये,
सॉरी 1 लाख है तो डिवाइड करोगे तो बराबर है, तो 2 लाख को सॉरी 1 लाख को 2 लाख से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा 0.5, मतलब एक कपड़े पे आप लोग को आधा 50 पैसा आप लोग को पे करना पड़ रहा है रेंट का। तो उसी को हम लोग जैसे एक एडिशनल यूनिट होती है तो टोटल पे क्या होता है, असर आता है। अब इसके लिए बहुत डिटेल में मैं आप लोग को आगे चल के पढ़ाऊंगा। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब जो मैंने पैसा कहीं इन्वेस्ट कर, एग्जाम्पल मैंने अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा, वो पैसा अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट करता था, एग्जाम्पल बैंक में रखता था, तो बैंक में मुझे क्या मिलता था, बगैर काम के इंटरेस्ट मिलता था। तो जो मैंने वहाँ पे पैसा लूज कर दिया इंटरेस्ट का जो मुझे मिल सकता था, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब किसी पर्टिकुलर मशीन को रिप्लेस करना है, किसी चीज़ को असर्ट को रिप्लेस करना है तो उसका जो खर्चा उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ऐसे ही हम लोग को बहुत सारे कॉस्ट है जो हम लोग को बोलते हैं ना धीरे धीरे आगे चल के पढ़ना है। तो वो आप लोग को अभी सारी चीज़ें मैं कराऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग इसकी डिटेल मैंने आप लोग को नोट्स बना के रखा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर एक के बारे में यहाँ पे लिखा है, देखो पूरा संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, हर एक के बारे में नोट्स मैंने बना के रखा है। तो ये आप लोग उसको जाके पढ़ सकते हैं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग जब आगे आएंगे तो और कुछ बचा है तो मैं देख लेता हूँ। ये सब मैंने आप लोग को क्लासिफिकेशन करा चुका। हाँ, कुछ चीजें आप लोग को पढ़ना है, मुझे बताना है। ये देखो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट, ये थोड़ा सा अलग है तो आपको पता होना चाहिए। अब कॉस्ट सेंटर क्या होता है देख लो, आपने यहाँ पे लिखा है एनी यूनिट ऑफ एंटिटी सिलेक्टेड विद द व्यू ऑफ एक्यूमुलेटिंग ऑल कॉस्ट अंडर दैट यूनिट। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग ने 4 कॉस्ट सेंटर बनाए हैं, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर और जीन्स। तो जो भी खर्चे हम लोग हो रहे वो पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर को एलोकेट करने वाले हैं। मतलब एग्जांपल हम लोग ने रेंट पे करे तो रेंट पे करे तो समझो 1 लाख रुपए रेंट पे करे हमने, तो 1 लाख रुपए जो पे करें तो टी शर्ट के लिए कितना खर्चा लगा, टी शर्ट पे रेंट कितना लगा, मतलब टी शर्ट को कितना एलोकेट करेंगे। एग्जाम्पल सबको हमने इक्वल बोले तो 4 रुपए कितना देंगे, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000। अगर फिर रेशियो अलग रहेगा तो अलग के हिसाब से होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर्स। मतलब जो खर्चे को हम लोग को अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग यूनिट पे बांटना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर्स। अब उसमें पर्सनल कॉस्ट सेंटर भी हो सकता है और इम्पर्सनल भी हो सकता है। पर्सनल मतलब प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर के हिसाब से, मतलब हमने मैनेजर के हिसाब से बांट के रखे कि भाई प्रोडक्शन के मैनेजर के ऊपर खर्चा बांटेंगे, ऐसा था। अगर हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर बांटे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई कंपनी में कभी कभी होता है मशीन का सेक्शन होता है, असेंबली का सेक्शन होता है, आईटी डिपार्टमेंट होता है, तो सब अलग अलग है, उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, अब सिंपल सी बात है, अगर हम लोग प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के हिसाब से बांट रहे हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, और दूसरा क्या लगेगा, सर्विस। अब सर्विस डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन कर रहे हैं मशीन वो सब क्या रहेगा आप लोग का प्रोडक्शन। लेकिन जो आप लोग का आईटी डिपार्टमेंट रहेगा वो क्या रहेगा आप लोग का सर्विस में आएगा, क्योंकि वो लोग कोई प्रोडक्शन नहीं करते, खाली आप लोग को क्या बोलते हैं रिपेयरिंग वगैरह करते हैं या आप लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो सब। अब आता है कॉस्ट यूनिट। अब कॉस्ट यूनिट एकदम सिंपल है कि आप लोग किसी चीज को किस यूनिट में मेजर करेंगे उसी को बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। लिखा है यहाँ पे, अ फॉर्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने 100 शर्ट बनाए तो हम लोग यूनिट के हिसाब से ले रहे हैं। लेकिन अभी शर्ट के अलावा अगर हम लोग का स्टील होता था तो लिखा था वो टन फॉर स्टील यूज करते हो लोग। शुगर के लिए क्या करते हैं, किलोग्राम यूज कर सकते हैं, या वो लोग शुगर में भी टन यूज करते हैं, कभी कभार ज्यादातर वो लोग क्विंटल यूज करते हैं, ऐसा भी होता है। लीटर फॉर मिल्क के लिए लीटर यूज करते हैं, बराबर ना। ऑटोमोबाइल्स के लिए नंबर्स, मतलब 1, 2, 3 क्वांटिटी यूज करते हैं। शर्ट के लिए भी हम लोग नंबर यूज करेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसा। फिर कभी कभार कंपोजिट और कंपाउंड यूनिट होती है, मतलब कभी कभार सिंगल यूनिट रहती है, कभी कभार यूनिट में जो कॉस्ट यूनिट होती है वो कंपाउंड होती है, 2 चीजों का मिक्स भी होती है। उसमें क्या होता है, मूल्य 2 चीज का कॉम्बिनेशन होगा, टन्स, किलोमीटर, पेशेंट पर डे, बराबर है। टन किलोमीटर तो फिर ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, ट्रांसपोर्ट मतलब जो हम लोग माल लेके जा रहे हैं, बराबर, बड़े बड़े टेम्पो या बड़े बड़े ट्रक वगैरह में। पेशेंट पर डे, हॉस्पिटल में पेशेंट पर डे होता है। और यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में किलोवाट आर रहता है, आपकी बिल में देखें तो KW/R या KWH लिखा रहेगा, तो वो आप लोग का 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, बराबर है। तो वो सब आप लोग देखते हैं। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है तो आप लोग ध्यान सकते हैं। हाँ, अब ये सेक्शन है ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेम चीज़ अगले चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि पूरा फॉर्मेट याद करना है। तो मैं आप लोग को अगले सेक्शन में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि अगला चैप्टर ही हमारा कॉस्ट शीट है और ये पूरी चीज़ कॉस्ट शीट से ही जुड़ी हुई है। अगर आप लोग देखेंगे तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, या आप लोग को नोट्स तो मैं आप लोग को भेजने वाला हूँ, तो आप लोग वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आप खाली एक छोटा सा इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लेते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं। वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए और कमेंट लाइक करके बताइए कि और आपको वीडियो आपको कैसा लगा और आपको और कौन से क्वेश्चंस आपको चाहिए, क्योंकि हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो वीडियोस आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो आप लोगों ने नहीं देखे,
चाहे वो बीकॉम हो, बैफ हो, कोई भी सेक्शन हो, अगर आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। मैं लिंक वगैरह दे देता हूं आप लोग को। चलिए अब लास्ट खत्म करते हैं क्वेश्चन देख के। क्लासिफाई द फॉलोइंग कॉस्ट आइटम यूजिंग डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। तो देखो अभी क्या करना है हम लोग को, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से कुछ चीजें दी है, उसको हम लोग को क्लासिफाई करना है। तो उसने क्राइटेरिया क्या क्या लिया है, एलिमेंट के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से और बिहेवियर के हिसाब से, जो हम लोगों ने यहां ऊपर देखे थे कि भाई अलग अलग क्लासिफिकेशन है इसके अंदर, बराबर है। कहां गया आपका क्लासिफिकेशन, यहां पे बेस हम लोगों ने पढ़े थे, जो आप लोगों ने देखे थे ये यहाँ। तो इसके हिसाब से आप लोग को क्लासिफाई करना है। तो आप लोग को मैं अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि आप लोग को थोड़ा आइडिया आ जाए कि भाई कैसे हम लोग करेंगे। तो क्या लिखा देखो, रिपेयर्स टू मशीनरी, मशीन को आपने क्या करा है, रिपेयर करा है, मशीन की रिपेयरिंग का खर्चा। तो अगर आप एलिमेंट के हिसाब से देखेंगे तो वो क्या है, मटेरियल है कि लेबर है कि एक्सपेंस है। तो मटेरियल भी नहीं है, लेबर भी नहीं है, बराबर ना, तो किस में आ जाएगा, एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाएगा। किसके हिसाब से, एलिमेंट के हिसाब से। फंक्शन के हिसाब से देखेंगे तो मशीन्स कहाँ होती है, प्रोडक्शन के लिए होती है। मैंने उसमें पढ़ा ना, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, तो वैसा, तो किस में आता है, वो प्रोडक्शन में आता है। आप ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, वो प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली खर्चा हो रहा है क्या, नहीं, इनडायरेक्टली हो रहा है, क्योंकि मशीन को हम लोग रिपेयर कर रहे हैं, प्रोडक्ट को थोड़ी कर रहे हैं, मतलब कपड़े को थोड़ी कर रहे हैं, मशीन रिपेयर कर रहा है ना। तो खर्चा क्या है आपका, इनडायरेक्ट ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से। बिहेवियर के हिसाब से क्या रहता है, वो सेमी फिक्स्ड। कभी कभार क्या होता है कि मशीन्स का नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस फिक्स रहता है, वो लेकिन उसके ऊपर एक्स्ट्रा करेंगे तो क्या होता है, वो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है हम लोग को, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमी फिक्स्ड, इसलिए कैटेगरी में आता है रिपेयरिंग। नेक्स्ट क्या लिखा है, फैक्ट्री रेंट। अब फैक्ट्री का जो रेंट होता है, अगर आप लोग एलिमेंट के हिसाब से देखेंगे तो क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि फैक्ट्री मेटल में नहीं है, लेबर की कैटेगरी में आता है, तो एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा। फिर आप लोग फंक्शन के हिसाब से देखेंगे तो फैक्ट्री आपका प्रोडक्शन के लिए होता है, इसलिए प्रोडक्शन की कैटेगरी में आएगा वो। ट्रेसेबिलिटी देखेंगे तो डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि मटेरियल के ऊपर डायरेक्टली खर्चा नहीं कर रहे हैं आप लोग, जिसमें आपको बताया था कि जो मजदूरी उसके ऊपर डायरेक्टली मजदूरी कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट, उसकी पगार को। या वो कपड़ा, जो हमने वो शर्ट सिलने के लिए कपड़ा लाएंगे, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। अब कपड़ा आपने लाए खाली साफ सफाई करने के लिए, पोंछने के लिए पूरी फैक्ट्री को, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो भी मटेरियल में है, लेकिन कौन सा रहेगा, वो इनडायरेक्ट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली कपड़े के ऊपर यूज होने वाला, वो पर्टिकुलर शर्ट के ऊपर यूज होने वाला नहीं है। तो इसलिए भी यहाँ पे जो है हम लोग का फैक्ट्री का रेंट है वो इनडायरेक्ट है, और वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड की कैटेगरी में आता है वो, क्योंकि वो फिक्स रहता है। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट मतलब आप लोगों ने कोई चीज मंगाए, मटेरियल मंगाए, रॉ मटेरियल मंगाए, वो आप लोगों ने उसके ऊपर उसमें ट्रांसपोर्ट का पैसा पे करे देंगे, तो वो फ्रेट इनवर्ड। अब वो किसकी कैटेगरी में आएगा, मटेरियल, क्योंकि जो पैसा, जो चीज लाए रहेंगे वो फ्रेट पे कर रहे हैं इनवर्ड के ऊपर, मतलब ज्यादातर वो इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड मतलब मटेरियल के ऊपर ही रहता है, तो उसको हम लोग फ्रेट ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, वो फंक्शन किसमें आएगा, सिंपल सी बात है, जो रॉ मटेरियल मंगाए वो काय के लिए रहेगा, प्रोडक्शन के लिए, तो प्रोडक्शन की कैटेगरी में आएगा। अगर हम लोग डायरेक्ट उसके हिसाब से देखेंगे तो क्या है, वो डायरेक्ट है, क्योंकि वो मटेरियल के ऊपर डायरेक्टली पे किया जा रहा है, वो मटेरियल लाए हम लोगों ने पर्टिकुलरली। फिर क्या रहेगा, वो वेरिएबल, जितना ज्यादा मंगाएंगे उतना ज्यादा लगेगा, जितना कम मंगाए उतना कम लगेगा। अब आते हैं डायरेक्टर फीस। अब कंपनी का जो डायरेक्टर होता है उसकी जो पेमेंट है वो मटेरियल में भी नहीं आएगी, लेबर में भी नहीं आएगी, वो किस में आती है, एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट, तो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा। वो आपका प्रोडक्शन का खर्चा नहीं होगा, का खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैटेगरी में आएगा। वो आपका डायरेक्ट मटेरियल पे नहीं रहता, वो क्या रहता है, इनडायरेक्ट की कैटेगरी में रहता है, और वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। वो डायरेक्टर आपके पैसे जो उसकी रहती है, उसकी फीस वो फिक्स रहती है कंपनी डायरेक्टर्स की। नेक्स्ट है डायरेक्ट वेजेस, नाम में ही लिखा है डायरेक्ट है, तो मतलब वेजेस है और लेबर की कैटेगरी में आएगा, तो लेबर की कैटेगरी में आ गया। फिर आप लोग फंक्शन के हिसाब से देखेंगे तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट फैक्ट्री के लिए पे कर, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट के ऊपर ही पे होगा, तो प्रोडक्शन की कैटेगरी में आएगा। ट्रेसेबिलिटी क्या है, वो डायरेक्ट है, क्योंकि वो पूरा लेबर के ऊपर पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए ही यूज हो रहा है। फिर बिहेवियर के हिसाब से देखेंगे तो वो क्या रहेगा, वेरिएबल, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे उतना आपको डायरेक्ट वेजेस पे करना पड़ेगा, जितना प्रोडक्ट कम बनाएंगे, जितना टी शर्ट कम बनाएंगे, शर्ट कम बनाएंगे, उतना आपको डायरेक्ट वेजेस क्या लगेगा, कम लगेगा। नेक्स्ट है फ्री सैंपल्स। अब फ्री सैंपल्स आप लोग बांट रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, कोई चीज बांट रहे हैं आप लोग, तो किसके कैटेगरी में आएगा, मटेरियल की कैटेगरी में आएगा। अब फ्री सैंपल बांटना कौन सा खर्चा है, सेलिंग का खर्चा है, क्योंकि फंक्शन के हिसाब से वो सेलिंग के पार्ट में आएगा, फंक्शन के हिसाब से। और ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से किस में आएगा, वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, वो इनडायरेक्टली आप लोग बेच रहे हैं, ठीक है। और क्या है, बिहेवियर, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं यूज हो रहा ना वो, इसलिए उसको इनडायरेक्ट कैटेगरी में लेते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग खाली उसको सैंपल बांट रहे हैं। अब बिहेवियर के हिसाब से देखेंगे वो क्या रहेगा, फिक्स्ड, क्योंकि हर कंपनी फ्री सैंपल्स देती है। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑफिस की स्टेशनरी। अब ऑफिस की स्टेशनरी किस में आएगा, अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो एक्सपेंसेस में आएगा। अगर फंक्शन के हिसाब से देखेंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। अगर हम लोग ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो वो क्या है, इनडायरेक्ट है, क्योंकि वो डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर
बोल नहीं सकते हम लोग उसको, बराबर है। और लास्ट में क्या लिखा है, बिहेवियर। मटेरियल मतलब हमारी जो मेन कैटेगरी है, वो लोग बोलेंगे सर वो तो मटेरियल है, वो नहीं। हमारा जो मेन मटेरियल है शर्ट, टी शर्ट, जीन्स या क्या बोलते हैं ट्राउजर, वो बनाने के लिए जो खर्चा हो रहा है क्या, वो नहीं। तो इसलिए हम लोग उसको किस में कैटेगरी में लेते हैं, हम लोग उसको इनडायरेक्ट की कैटेगरी में लेते हैं। फिर क्या आता है बिहेवियर, उसका क्या रहता है, फिक्स रहता है, क्योंकि हर महीने की स्टेशनरी क्या होती है, मोस्टली क्या होती है, फिक्स होती है, इतना मंगाना ही पड़ता है। पेन, पेंसिल, स्टेपलर वगैरह वगैरह, वो हर महीने की फिक्स रहती है मोस्टली, बराबर है। तो इसलिए हम लोग इसको इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आप लोग का पूरा फर्स्ट चैप्टर फिनिश। और डिटेल में आप लोग को और भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बोलते हैं आप, ये नोट्स आप लोग को डाउनलोड कर लीजिए। मैंने बताया आप लोग को अलग अलग हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारी कोशिश है कि बीकॉम कॉमर्स के स्टूडेंट्स को एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाए, ताकि वो प्रोफेशनल के कोर्सेज जो हो, प्रोफेशनल लेवल तक बड़े कोर्सेज करें। ये नहीं कि सिर्फ सोच के बैठ जाए कि भाई हम लोग सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर करते तो ही आगे बढ़ते, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी मेडिकल फील्ड में आते तो ही आगे बढ़ते, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स उनसे ज़्यादा कमा सकते हैं, उनसे ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, कंपनी के मालिक बन सकते हैं, कंपनी के सीईओ, सीएफओ बन सकते हैं, या और भी बहुत सारी खुद की कंपनी चालू कर सकते हैं। तो आप लोग अगर समझेंगे, और खास करके कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आप लोग को बहुत अच्छे से आती है, तो आप अपने बिजनेस को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन को बहुत, या सर्विस सेक्शन को भी काम आता है, तो वो आप लोग उसको बहुत बड़े लेवल तक स्केल अप कर सकते हैं। चाइना उसका प्राइम एग्जाम्पल है, जिसने अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके, मास प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके बहुत हाई लेवल तक मैन्युफैक्चरिंग में सेक्शन में पहुंचा है। तो उम्मीद है कि हम लोग इंडिया को भी उतने लेवल, उससे ज़्यादा लेवल तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेके, जिसका नाम है कॉस्ट शीट एंड, और एक मतलब 2 पार्ट उसमें, लेकिन उसमें मेन चीज़ है कॉस्ट शीट। तो पहले कॉस्ट शीट समझेंगे, फिर उसके बाद अगला चैप्टर शायद उसका रिकंसिलेशन का, तो उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे 4 चैप्टर 5 चैप्टर फिनिश करेंगे धीरे धीरे आप लोग के हेल्प से, सपोर्ट से। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।